नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस की परीक्षा और यूपी लेखपाल की परीक्षा बहुत निकट है और साथ ही साथ में यूपी पीसीएस के लिए भी हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष की ये दो लगभग 2000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला है, इसको पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं और कर रहे हैं। आज ये आपकी उत्तर प्रदेश विशेष की दूसरी कक्षा है। अभी संक्षिप्त अवलोकन में लगभग 80 सवाल थे, 40 सवाल लगभग हमने पहली क्लास में कर लिए थे। ऐसे ही 40-50 सवाल हम डेली करते रहेंगे। अल्टरनेटिव ये कक्षाएं चल रही हैं, एक दिन कंप्यूटर की कक्षा चल रही है आपकी और एक दिन यूपी स्पेशल की कक्षा चल रही है। तो जो भी साथी पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, वो प्लेलिस्ट सेक्शन को जाके विजिट कर लें, वहां आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी अन्य नीडी पर्सन को इसकी आवश्यकता है तो उसको साथ जरूर साझा करें। इस क्लास के पढ़ने का तरीका हमारा बहुत सिंपल है। हम डेली क्वेश्चंस के फॉर्मेट में पढ़ते हैं और क्वेश्चंस में जो भी एडिशनल जानकारी होती है मैं आपके साथ शेयर करते चलता हूं, साझा करते चलता हूं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां अवस्थित है? जैसा आपको पता है भारत के दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएसई और बीएसई। आप सभी को पता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। इनके आपसे वो भी पूछे जाते हैं, इनके सूचकांक क्या है। तो एनएसई का तो है निफ्टी 50, है ना, और उसका है सेंसेक्स, तो ये भी आपसे पूछे जाते हैं। खैर, उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार का एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है जो कहां है, जो पड़ता है आपके कानपुर में। ये सवाल कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसमें एक परीक्षा मेंशन है, ठीक है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में अवस्थित है। इसका उद्घाटन तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया था। कब? 27 अगस्त 1982। तो थोड़ा जिनको ये लगता है कि सर लोअर पीसीएस में थोड़ा डीप सवाल पूछे जाएंगे, यहीं से प्रश्न बन जाएगा। क्या? कब स्थापित किया गया? स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये कानपुर में अवस्थित है। दूसरा, इसकी स्थापना तत्कालीन वित्त मंत्री ने 1982 में की थी। तो आप याद रखना 1982 में, कब? 82 में इसकी स्थापना हुई है स्टॉक एक्सचेंज की। भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिनमें 2 बीएसई और 1 एनएसई राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज हैं और उत्तर प्रदेश में जो है वो आपका कानपुर में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो हमने सबने देखा था एक बार और। अच्छा, मैप यहां नहीं लगा हुआ है तो देखो ऊपर से शुरू करो। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ऊपर सीमा साझा कर रहा है हिमाचल, और इधर से आ जाओ तो उत्तराखंड, हिमाचल, फिर इधर आपके आ जाएगा हरियाणा 3, चौथा मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश, छठा झारखंड, सातवां छत्तीसगढ़ और फिर बिहार। टोटल उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश के साथ हैं जो सीमा साझा करते हैं। इन 9 में से पूछे उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है, तो वो मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा साझा करता है उत्तर प्रदेश। अब आपसे पूछा है किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो उत्तराखंड से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, बिहार से करता है, पश्चिम बंगाल से कोई मतलब नहीं है। देन ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करने वाले राज्य हैं बिहार, झारखंड, अब इन्होंने इधर से घुमा लिया, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल। ये कुल 8 राज्य हैं और 1 यूनियन टेरिटरी है। तो ये तो आपको दिल पे छपा हुआ होना चाहिए अगर आप उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे हो तो, है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? 3 ऐसे जनपद या क्षेत्र शहर मान लीजिए, जनपद रहने देते हैं, जहां वन नहीं है। कौन कौन से? देखो, एक तो जहां बहुत सारी गाजरें हैं, मतलब गाजीपुर। सर यहां वन नहीं है, यहां गाजर ही गाजर है। क्या है? गाजीपुर। एक है डलिया मतलब बलिया, बलिया में वन क्षेत्र नहीं है। और एक है आपका जौनपुर। क्यों? क्योंकि यहां सर जॉन है, मतलब लोग ही लोग हैं, जन ही जन है, इसलिए यहां वन नहीं है। ओनली जन, नॉट बन, ठीक है। तो इनमें से देखो जौनपुर है जहां बन नहीं है, बाकी एक गाजीपुर है। तो गाजीपुर मिर्जापुर में कंफ्यूजन होता है तो याद रख लेना बन ना है भाई, गाजर है, गाजीपुर से गाजर, और बलिया से मतलब डलिया। तो गाजीपुर, बलिया और जौनपुर शहर में वन क्षेत्र नहीं है, कोई वन भूमि नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम्र राजधानी कहलाता है। तो यदि आप लखनऊ के आसपास से कनेक्शन रखते हो, आपको अभी लखनऊ गए हो, आम के सीजन में गए हो, तो वहां मिलता है जी
मलिहाबादी आम है ना। तो उत्तर प्रदेश की आम्र राजधानी या भारत की आम्र राजधानी कहा जाता है मलिहाबाद को। लखनऊ के पास ये जगह पड़ती है, लखनऊ के पास ये जगह पड़ती है मलिहाबाद। तो मलिहाबादी आम बड़े फेमस हैं, है ना, दशहरी आम का ब्रांड होता है बेसिकली। तो मलिहाबाद को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मलिहाबाद शहर को भारत की आम्र राजधानी के नाम से जाना जाता है, जबकि प्रयागराज संगम नगरी है। पीछे जो ऑप्शन दिए, मुरादाबाद पीतल नगरी है, बरेली सुरमा नगरी है, झुमका नगरी है। सर झुमका बरेली के बाजार में ही गिरा था, झुमका नगरी नहीं है, सुरमा नगरी है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? देखो दोनों जोड़ के पूछ लिया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो आप क्या लगाओगे? 9। ऑप्शन में 8 भी है, गड़बड़ मत करना। 9 राज्य फिर से याद करो मेरे साथ ऊपर से, कौन कौन से? सबसे पहले उत्तराखंड, हिमाचल 2, 3 हरियाणा, 4 राजस्थान, 5 मध्य प्रदेश, 6 छत्तीसगढ़, 7 झारखंड, 8 बिहार, 9 दिल्ली। टोटल 9 राज्य हैं जिनके साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। ये वही डिटेलिंग में दी है। फिर इन्होंने दिया कि कहां कहां किस किस से सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश को छूने वाली सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ है। क्या मास्टर ने पहले क्वेश्चन में नहीं बताया? और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ है। यह भी बात आप याद रखोगे। हिमाचल प्रदेश से एकमात्र जिला छूता है, दैट इज सहारनपुर एकमात्र जिला है जो छूता है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? पुराना सवाल है, अब तो इतना सरल सवाल है, बहुत सरल सवाल है कि भी राज्यपाल कौन है। तो इस समय आनंदीताई हैं अपनी, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। मोर देन 5 ईयर हो गए हैं, है ना। तो आनंदीबेन पटेल जी इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। जिस समय सवाल पूछा गया था शायद BL जोशी जी थे, ठीक है। हाँ, तो आनंदी पटेल है इस समय उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल जी हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं? एक ही हैं जी। कौन है? एक ही कौन है? योगी आदित्यनाथ। और इनका अगर पूरा नाम कभी आपसे पूछ ले तो इनका नाम क्या है? अजय सिंह बिष्ट इनका नाम है, अजय सिंह बिष्ट। उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के रहने वाले हैं अजय सिंह बिष्ट। और ये जिस परंपरा को फॉलो करते हैं, गोरखपुर मठ जिस परंपरा को फॉलो करता है वो नाथ परंपरा है। नाथ परंपरा है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित कुछ परंपराओं में से प्रमुख है नाथ परंपरा। तो वो नाथ परंपरा को फॉलो करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। ये बात सवाल भी एक बार पूछा गया है, नाम पूछ तो अजय सिंह बिष्ट इनका वास्तविक नाम है। श्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी और एक राजनेता भी हैं। वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ श्री अजय सिंह बिष्ट इनका वास्तविक नाम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब हम साधु सन्यासी जीवन में चले जाते हैं तो वहां पुनः नामकरण आपका एक सन्यासी नामकरण होता है, वो उनका नाम योगी आदित्यनाथ है, बाकी अजय सिंह बिष्ट उनका नाम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनका जन्म 1972 को पंचूर पौड़ी गढ़वाल जनपद उत्तराखंड से बेसिकली बिलोंग करते हैं में हुआ था। श्री आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ जो हैं वो इनके गुरु हैं। तो कभी आपसे इनके गुरु का नाम पूछ ले, महंत अवैधनाथ, है ना। अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं। पहले एक संगठन योगी जी चलाते थे हिंदू वाहिनी, उसके भी संस्थापक भी हैं। हिंदू वाहिनी अब तो संभवतः संगठन क्लोज कर दिया गया था, तो हिंदू वाहिनी के राष्ट्रवादी समूह है, इसके संस्थापक भी हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से हैं? नाथ संप्रदाय से हैं। इसको आप याद रखोगे, नाम में भी है। महंत, इनके जो गुरु थे महंत अवैधनाथ, उनके नाम के आगे भी नाथ लग रहा था। बाकी योगी आदित्यनाथ, तो इनके जो भी इस प्रकार के उत्तराधिकारी ये सब होंगे, इनके नाम के आगे नाथ लगा हुआ होगा। तो ये बेसिकली नाथ परंपरा को फॉलो करते हैं। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है किस परंपरा को फॉलो करते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप नाथ परंपरा। आगे चलते हैं। 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। आप सबको को कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, सर कुंभ के समय हमने सुना था कि उत्तर प्रदेश में 76वां जिला बन गया था। ये अस्थाई जिला था। कैसा जिला था? अस्थाई जिला था। अगर आपसे उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या पूछे तो 75 ही है, ध्यान रखना। जिलों के सिवा मंडल पूछे उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं, तो आप ध्यान रखोगे कुल 18 मंडल हैं। तो ये बात जरूर, छोटा सवाल है और इस ऑप्शन आएगा तो 80 ना देगा, 76 देगा। और तुम्हें लगेगा कि जी कुंभ में तो खूब चिल्ला चिल्ला के सुना जी 76वां जिला बन गया कुंभ। वो अस्थाई जिला था, कोई वास्तविक जिला नहीं। 75 जिले अगर आपसे पूछे तो इस समय हैं। उत्तर प्रदेश में देश की जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल में हम चौथे नंबर के बड़े राज्य हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 18 मंडल हैं। तो जनसंख्या में हम सबसे बड़े हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे पास है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो हम चौथे नंबर के हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पर हम आते हैं। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है? तो देखो, ये अगर यूपी है,
ये अगर यूपी है तो यहां से शुरू होता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना, फिर ये उत्तर में हो गए, फिर पश्चिम में कौन सा हो गया, पश्चिम में हरियाणा और राजस्थान हो गया, दक्षिण में पूछ ले तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो गए, फिर इधर पूरब में पूछ ले तो झारखंड और बिहार हो गए। तो देखो 4 2 6 2 8 राज्य हो गए और एक यूनियन टेरिटरी है यहां से टच होता हुआ। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा है पूर्व में कौन से हैं, तो या तो बिहार होगा या झारखंड होगा, तो इसमें केवल बिहार ही दिया है। हरियाणा पूछे तो पश्चिम में, और केरल और ओडिशा से तो कोई मतलब है ही नहीं, मतलब केरल दक्षिण में हो सकता है क्योंकि उन्होंने सीमावर्ती नहीं पूछा है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार है जो पूर्व में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तरी भाग में स्थित राज्य है, इसकी सीमा उत्तर में नेपाल उत्तराखंड राज्य, दक्षिण में मध्य प्रदेश, ये सब हमने देख लिया, यहां से घिरा हुआ है। ये पूरा देख सकते हो आप, उत्तर प्रदेश नेपाल की जनपद छूते हैं, उत्तराखंड से फिर छूता है, फिर हिमाचल से छू रहा है, हरियाणा से छू रहा है, राजस्थान से छू रहा है, मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा साझा करता है। कितने जनपद, जैसे नेपाल के साथ 7 जनपद सीमा रेखा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश के साथ देखो आगरा, इटावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मध्य प्रदेश के साथ टोटल 11 जनपद हैं जो सीमा रेखा साझा करते हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ये अभी यहीं लिख लेते हैं। देखो ये एक अच्छा चीज है, नेपाल के साथ आपको याद नहीं रखना है, नेपाल के साथ आप समझो कि नेपाल सा हमारा साथ है। अभी नेपाल से लगे हुए हम जिले भी याद करेंगे क्योंकि ये पूछे गए हैं। तो नेपाल से हमारा साथ है ना, तो नेपाल के साथ 7 जनपद सीमा रेखा साझा करते हैं। अब आ जाओ उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ कितने जनपद सीमा रेखा साझा करते हैं, ये आपको याद होने चाहिए, सवाल भी पेपर में पूछा जा सकता है। उत्तराखंड के साथ 1 2 3 4 5 6 7 जनपद ही उत्तराखंड के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर 2, बिजनौर 3, मुरादाबाद 4, रामपुर 5, बरेली, पीलीभीत, तो 7 जनपद हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर आ जाओ उत्तराखंड के बाद हिमाचल, तो हिमाचल प्रदेश से एकमात्र जनपद है जो सीमा रेखा साझा करता है, वो है सहारनपुर। सहारनपुर के विषय में एक बात याद रखना, सहारनपुर ऐसा है जो 3 प्रदेशों से सीमा रेखा साझा करता है। किस किस से, एक करेगा उत्तराखंड से, एक करेगा हिमाचल से और एक करेगा हरियाणा से। जबकि सोनभद्र ऐसा है जो 4 के साथ सीमा रेखा साझा करता है। कौन कौन, तो सोनभद्र बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ सीमा रेखा साझा करता है। अब यहां समझो, हिमाचल के बाद आ जाओ हरियाणा, हरियाणा से कितने जनपद सीमा रेखा साझा करते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन सकता है। देखो हरियाणा से कितने साझा कर रहे हैं, 1 सहारनपुर, 2 शामली, 3 बागपत, 4 गौतम बुद्ध नगर, 5 अलीगढ़, 6 मथुरा। तो हरियाणा से कितने हैं, हरियाणा से 6 जनपद सीमा रेखा साझा कर रहे हैं, कितने, 6। फिर आ जाओ राजस्थान से, तो राजस्थान से 1 मथुरा, 2 आगरा, बस 2 जनपद साझा करते हैं, मथुरा आगरा, कहां से, राजस्थान से। राजस्थान से जनपद जो साझा करते हैं वो कितने हैं, 2, है ना, कितने राज्य हो गए, 4। राजस्थान के बाद आ गए एमपी, मध्य प्रदेश ने आपसे देखा सबसे ज्यादा सीमा रेखा साझा मध्य प्रदेश के साथ होती है, कितने, 11 जनपद। फिर आ जाओ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के साथ 1 जनपद, फिर छत्तीसगढ़ के साथ 1 जनपद, फिर छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड के साथ भी 1 जनपद ही है, झारखंड के साथ भी 1 जनपद है। बचा बिहार, बिहार के साथ कितने जनपद सीमा रेखा साझा कर रहे हैं, देखो यहां से शुरू करते हैं। हल्की सी सीमा महाराजागंज के साथ भी शेयर होती है, कुशीनगर 2, देवरिया 3, बलिया 4, गाजीपुर 5, चंदौली 6, सोनभद्र 7। अब देखो बिहार के साथ भी 7 जनपद सीमा रेखा साझा कर रहे हैं। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, नेपाल के साथ हमारा 7 का रिश्ता है, 7 जनपद सीमा रेखा साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड भी हमारा साथी तो ही था, हमसे अलग हो गया, 7 जनपद उत्तराखंड के साथ। हिमाचल ऊपर पड़ा है, 1 जनपद। हरियाणा के लोग 6-6 फुट लंबे होते हैं भाई, ऐसे ध्यान रखना। तो हरियाणा से 6 जनपद सीमा रेखा साझा कर रहे हैं। राजस्थान 2 जनपद सीमा रेखा साझा कर रहे हैं, कौन, मथुरा आगरा राजस्थान के साथ सीमा रेखा साझा कर रहे हैं। फिर मध्य प्रदेश के साथ आ जाओ, तो सबसे लंबी सीमा रेखा है मध्य प्रदेश के साथ, कितने जनपद, 11। फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, इनसे 1-1 जनपद सीमा रेखा साझा कर रहा है, कौन, सोनभद्र। और बिहार भी हमारा साथी है, यूपी बिहार दोनों भाई हैं, तो बिहार भी हमारा साथी, उसके साथ भी हम 7 जनपद सीमा रेखा साझा कर रहे हैं। तो ये आप नोट कर लेना, कहीं भी ये सवाल कभी भी आपसे बन सकता है। नेपाल के सीमावर्ती पूछे हैं, है ना, तो हमें कायदे में तो ये सब सीमावर्ती भी याद करने चाहिए। हम कोशिश करेंगे नेपाल के हैं, आगे जैसे जैसे प्रश्न आएंगे प्रश्नों के माध्यम से याद कर लेंगे, ये डिटेल आपको जरूर ध्यान रहनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है, तो मुगलई कबाब, अवधी व्यंजन, अवध का क्षेत्र जो माना जाता है लखनऊ, तो लखनऊ जो इनमें से है वो मुगल व्यंजनों या अवधी व्यंजनों के लिए फेमस है। टुंडे कबाब इत्यादि इत्यादि चीजें यहां लखनऊ में बड़ी शानदार मिलती हैं। हालांकि मैं
शाकाहारी हूं, लेकिन खाने वाले लोग बताते हैं कि जी आहा आनंद आ गया। ठीक है, चलिए, तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर उत्तरकालीन मुगल 1707 के उपरांत शासकों के काल में अवध सूबे की राजधानी था। मतलब आफ्टर औरंगजेब जो अवध सूबा था उसकी राजधानी था लखनऊ। लखनऊ अपने विशेष मुगल एवं अवधी पकवानों और कलाओं के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यही कारण है कि इसे नवाबों का शहर, नजाकत नफासत का शहर भी कहा जाता है। नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को, नवाब तमाम रहे। नजाकत नफासत इस सेंस में कि वहां लड़ाई भी हो रही हो तो मान लड़ाई में तू तड़ाक ना करते हैं, वहां आप करके बात करते हैं। और आप इधर आ जाओ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मेरठ मुजफ्फरनगर, यहां ताऊ को भी तू कह देते रहे, ताऊ कहां जा रहा तू, है ना। तो ये इस प्रकार की भाषा का अंतर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ही विभिन्न प्रकार से है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? अभी हमने देखा क्या हरियाणा है सर, है। अब तुम बताओ हरियाणा के साथ कितने जिले सीमा रेखा साझा कर रहे हैं? सर हरियाणा के आदमी आपने बताया 6-6 फुट के हों, 6 सीमा रेखा। बिहार हमारा कैसा है? 7 ही है, 7 जनपद सीमा रेखा साझा कर रहे हैं। ओडिशा से हमारा कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा जनपद सीमा रेखा साझा करते हैं, कितने? 11। तो इस प्रकार की चीजें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। देन ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। इससे डीप क्या पूछेगा कि किसके साथ कितने जिले सीमा रेखा साझा करते हैं, सवाल आएगा इनके साथ कि जिले भी कर लेंगे, घबराओ मत, मास्टर है, सब कराएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये दिखा दिया कि देखो भाई कौन कौन से जनपद है। ठीक है, चलो, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? फिर सेम सवाल, उत्तराखंड को छूती है जी, उत्तराखंड में हमारा साथी था, हमसे ही तो अलग हुआ है, 7 जनपद। हरियाणा के आदमी 6-6 फुट लंबे होते हैं जी, 6 जनपद हरियाणा से साझा होते हैं। तेलंगाना से जी हमारा कोई मतलब नहीं है, बिहार भी हमारा साथी है, यूपी बिहारी भाई भाई, ऑप्शन ये भी 7 जनपद सीमा रेखा साझा करते हैं। बच्चा क्या? तेलंगाना है जिससे हमारी सीमा रेखा कोई टच नहीं करती है। आगे चलते हैं, और टोटल राज्य पूछ ले तो 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, 9 राज्यों से यूपी की सीमा रेखा साझा होती है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो बार बार याद करा, राज्य वृक्ष पूछे अशोक, राज्य पक्षी पूछे सारस क्रोंच, राज्य पशु पूछे दलदली हिरन या मृग उसको बोलेंगे। तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो आपसे पूछा है कौन उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, जैसे ही वृक्ष की बात आए अशोक लगाओगे। कौन लगाओगे? अशोक। ठीक है, चलिए, तो राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच कहीं लिखा मिले। ठीक है, सारस या क्रोंच कहीं लिखा मिले। पशु क्या है? बारहसिंगा या इसको दलदली हिरन भी आपको कहीं लिखा मिल जाए, दलदली मृग कह दे, दलदली हिरन कह दे, तो याद रखोगे नंबर 1 पे अगर बारहसिंगा लिखा हुआ है तो इसको लगाओगे, अन्यथा दलदली हिरन से भी काम चल सकता है। राज्य पुष्प क्या है? पलाश या टेसू इसका नाम है, दूसरा टेसू। तो देखो मास्टर दूसरे नाम बताता चल रहा है, नोट करते चलो। कक्षा में आनंद आता है तो लिखा करो कि सर आनंद आ गया, लाइक वाइक कर दिया करो, है ना। कमेंट वमेंट कर देते तो मास्टर में थोड़ा डीजल पेट्रोल सा आ जाता है, और एनर्जी और एफिशिएंसी के साथ मास्टर आपको पढ़ाएगा। लेकिन ये आपका काम है, वीडियो को शेयर वेयर करते रहा करो अपने दोस्त सखा मित्र मंडलियों में। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्न में कैसे किस जिले में की गई? तो आपको पता है राजस्व परिषद जो है वो रेवेन्यू मामलों में, राजस्व मामलों में सुप्रीम संस्थान है उत्तर प्रदेश का। राजस्व मामलों में सुप्रीम संस्थान है। आप अगर लेखपाल बनते हो, पटवारी बनते हो, तो इसी राजस्व परिषद से आपका मतलब होगा, यही आपकी माई बाप होगी। खैर, तो राजस्व परिषद का जो मुख्यालय स्थापित किया गया था इलाहाबाद, लेकिन वर्तमान में लखनऊ है ना, लेकिन इसमें इलाहाबाद है तो हम फिलहाल इलाहाबाद मानेंगे। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना कब? 1831। एक अभी हम स्थापना पीछे और पढ़ के आए थे, उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज। दोबारा बताने का मतलब यह है रिकॉल हो जाए। कब स्थापित हुआ? प्रणब मुखर्जी के कर कमलों द्वारा 1982 में स्थापित हुआ है, और कहां है? कानपुर में। वैसे राजस्व परिषद 1831 में इलाहाबाद प्रयागराज जिले में स्थापना की गई थी। यह परिषद प्रशासनिक और न्यायिक दोनों रूपों में राजस्व मामलों के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। तुम्हारी मेड़ का मैटर है तो सबसे बड़ी अदालत जो है ना, अगर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दो तो यही राजस्व परिषद है। ठीक है, चलिए, राजस्व बोर्ड के क्या क्या कार्य हैं? किराया राजस्व का संग्रहण, कर्मचारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानूनों का प्रशासन, स्टाम्प, उत्पादन शुल्क, अफीम और आयकर से संबंधित कानूनों का प्रशासन, राजस्व कानूनों के संबंध में न्यायिक कार्य करते हैं, निपटान संचालन करते हैं, राजस्व संबंधित संहिता इत्यादि बनानी है वो भी मैनेज ही करते हैं। फाइनली सरकारी गजट में वो प्रकाशित होती है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को।
क्यों मनाते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना क्योंकि 1950 में इसी वर्ष यूनाइटेड प्रोविंस का नाम क्या हुआ? उत्तर प्रदेश हुआ। यूपी विल बी यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। और 1937 तक इसका नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस अवध एंड आगरा। यूनाइटेड प्रोविंस अवध और आगरा 1937 तक 1902 से लेके 37 तक नाम ये था। फिर 37 से 50 तक नाम यूनाइटेड प्रोविंस था खाली, और 50 के बाद क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया, है ना। ये बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया। यह भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? 2018। ठीक है, तो इसको याद रखोगे, 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। आपसे पूछ ले कौन सा है, तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो 26 वाला पूछ ले कौन सा है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 9वां था। अगली साल 10वां होगा 27 में। तो सवाल पूछे जाने की संभावना किसी भी स्वरूप में है ना। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश किया गया था, इसलिए इसको उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। और ये कब से शुरू हुआ है मनाना? तो याद रखोगे 2018। ठीक है, 2018, है ना। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ऐसा याद रख लेना। 2017 में योगी जी आए हैं, योगी जी ने आने के अगले साल शुरू कर दिया कि भाई ऐसा है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाओ लाला, तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक परसेंट है? 7.33% क्षेत्र है। इसका मतलब क्या है कि जी 100 रुपया है क्षेत्र के, तो 7.33 रुपया उत्तर प्रदेश के पास है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 4th नंबर पर उत्तर प्रदेश है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है आपसे कितना है, याद रखोगे आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। 240,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। यह क्वेश्चन में कई बार से कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं एग्जाम में सीधे टपकेगा और आ सकता है। मास्टर की क्लास पता नहीं है तुमको कहां कहां तक जाती है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश कुल 9 को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत का 7.33% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे बड़े नंबर का राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से पहले बड़े नंबर का राज्य है। इस एक्सप्लेनेशन में ही 4-5 सवाल हैं। पहले मैं सामान्यतः एक्सप्लेनेशन नहीं लाता था, खाली क्वेश्चन लाता था, मुंह जवानी आपको बता देता था, लेकिन एक्सप्लेनेशन से यह लाभ होता है कि आपको हाथ क्या 2-4 चीजें और भी ध्यान आ जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह? अब देखो, उत्तर प्रदेश सरकार का जो वो है राज्य चिन्ह, ऐसे डबल गोला है, फिर एक अंदर गोला है, उसमें 2 नदियां बहती हुई हैं, यहां 2 मछली हैं, और यहां पे धनुष बाण है। तो ये जो 2 मछलियां हैं ना, ये जो नदियां बह रही हैं, ये गंगा यमुना का प्रतीक है। ये जो 2 मछलियां हैं ना, ये 2 मछलियां क्या है? ये रूमी दरवाजा, लखनऊ स्थित रूमी दरवाजा है, जिसको नवाब आसफ उद्दौला ने बनवाया था। डिटेल में जाएगा, डीप में जाएगा तो सवाल पूछ लेगा, है ना, अभी याद कराएंगे। रूमी दरवाजा से हमने वो लिया है, और रूमी दरवाजा कहां पड़ता है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसफउद्दौला, किसने? नवाब आसफउद्दौला ने 1784 में करवाया था। इसका निर्माण तुर्की शैली में है। किस शैली में है? तुर्की शैली में है, इसलिए इसे तुर्किश गेट के रूप में भी जाना जाता है। सवाल दे देगा आपको, शानदार सवाल बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य चिन्ह में स्थित मछलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मछलियां उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ स्थित रूमी दरवाजे से अंगीकृत की गई हैं। रूमी दरवाजे का निर्माण 1784 में अवध के नवाब आसफउद्दौला द्वारा करवाया गया था। तो दोनों बातें याद रखोगे। बढ़िया सवाल स्टेटमेंट का यहां से एक बनेगा। तो राज्य चिन्ह कहां से लिया गया, उसको किसने बनवाया, वो कहां पर है, उसका नाम, पूरी बात आपको दिमाग में रहनी चाहिए। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? देखो हापुड़। ये 3-4 जनपद हैं, इनके अभी मैं आपको क्षेत्रफल भी याद करा दूंगा। हापुड़ का जो क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर है।
660 वर्ग किलोमीटर है हापुड़ का क्षेत्रफल। तो सबसे छोटा अगर कोई पूछ ले नॉर्मली तो हापुड़ है, सोचना ही नहीं है। हापुड़ मतलब पुड़िया मास्टर ने याद कराया है। देखो कुछ और जनपद याद करते हैं। सबसे बड़ा कहे तो लखीमपुर खीरी, खीर की तरह फैला हुआ है जी, बड़ा सा लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा क्या है? पुड़िया की तरह छोटा हापुड़। सबसे उत्तरी जनपद क्या है? सासे सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जनपद क्या है? सासे सोनभद्र। सबसे पश्चिमी जनपद कौन सा है? सासे शामली। तीनों सासा हैं। लास्ट वाला कौन सा है? वो है बलिया। मतलब सबसे, अगर ये यूपी है तो यूपी का सबसे नॉर्दर्न, सबसे ईस्ट वेस्ट, तो सबसे ऊपर कौन सा है? सहारनपुर। सबसे दक्षिणतम कौन सा है? सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र। सबसे पश्चिमी कौन सा है? शामली है। और सबसे पूर्वी जनपद कौन सा है? तो बलिया है। क्या है? बलिया। याद रखोगे इसको, बलिया। तो ये चारों जनपद भी आपको याद रहने चाहिए। बाकी सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? तो खीरी है, लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटू अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा है? हापुड़। ये 6 जनपद आपको ध्यान रहने ही चाहिए। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल में सबसे छोटा ये है 660 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, कितना? 7680। मतलब ये 680 है, ये 7680 है। क्यों लखीमपुर खीरी बड़ा है? क्योंकि इसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का भी पूरा काफी बड़ा क्षेत्रफल है। दुधवा नेशनल पार्क भी यहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क, वो यहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखो नेपाल के साथ कितने जनपद थे? 7। अभी दोबारा याद करो। देखो नेपाल के साथ 7 जनपद, उत्तराखंड भी हमारा संगी साथी था, तो उत्तराखंड के साथ कितने जनपद थे? 7 जनपद थे। फिर आ जाओ उत्तराखंड के बाद हिमाचल, हिमाचल के साथ 1 जनपद था। हरियाणा के आदमी 6-6 फुट लंबे हो सर, हरियाणा से 6 जनपद थे। राजस्थान से 2 थे, आगरा मथुरा। फिर मध्य प्रदेश से 11 जनपद सीमा रेखा साझा कर रहे थे। छत्तीसगढ़ झारखंड से 1-1 जनपद सीमा रेखा साझा कर रहा था। और बिहार में यूपी बिहारी भाई भाई, तो उनके भी 7 जनपद सीमा रेखा साझा कर रहे हैं। अब नेपाल से कौन कौन से अभी याद कर लेते हैं। देखो मैप में देखो, पहले ये है नेपाल, पीली, लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराज। देखो अभी कैसे इनको याद करेंगे। देखो हम एक डायलॉग आपको बताते हैं। हमने क्या करा? पाला। सबसे पहले हमने पाला, मतलब पा से पीलीभीत और लखीमपुर खीरी। किसको पाला? तो बाबा, श्री बाबा महाराज को पाला। देखो श्री बाबा और महाराज को पाला। किसको पाला? श्री बाबा महाराज को पाला, है ना। तो श्री बाबा महाराज से क्या हुआ? पाला से क्या हुआ? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्री से श्रावस्ती, श्री से श्रावस्ती छू रहा है, ये रहा। फिर बाबा से 2 बाबा वाले हैं, कौन कौन? बहराइच और बलरामपुर। तो श्री हमने पाला किसको? श्री बाबा महाराज को। महाराज से महाराजागंज, और बाबा का नाम क्या था? श्री बाबा महाराज का सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। तो बताओ नेपाल से लगने वाले जनपद आपको सारे याद हो गए नहीं? हमने किसको पाला? हमने पाला श्री बाबा महाराज, जिनका नाम था सिद्धार्थ, उनको हमने पाला। पा से पीलीभीत, ला से लखीमपुर खीरी, श्री से श्रावस्ती, बाबा से बलरामपुर और बहराइच, और महाराज से महाराजागंज, और नाम क्या था? सिद्धार्थनगर। तो इस प्रकार से नेपाल से सीमा रेखा साझा करने वाले 7 जनपद हमें याद हो गए। देख लो सवाल, नेपाल वाले तो खूब पूछे भाई, कई बार सवाल नेपाल से रिलेटेड पूछा गया है। तो देखो बाबा को पाला था, बलरामपुर होगा, बाबा को पाला था, बलरामपुर होगा। श्रावस्ती बाबा श्री थे, लखीमपुर खीरी पाला था, ला से लखीमपुर खीरी। कुशीनगर से कोई मतलब नहीं है, कुशीनगर नहीं होगा। ठीक है, कुशीनगर तो नीचे आके कहीं पड़ेगा, ये महाराजागंज के नीचे पड़ता है कुशीनगर। कुशीनगर बिहार के साथ सीमा रेखा साझा करता है, नेपाल के साथ नहीं। ये आप सभी के लिए एक छोटी सी सूचना है। यदि आप लोअर पीसीएस या लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार मेरे कुछ सब्जेक्ट कमजोर हैं, प्रॉपर शानदार वाली एकदम करंटदार वाली तैयारी नहीं हो पाई है, तो फिर आरोहण बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको हर कोर्स के हर सेगमेंट के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी, परीक्षा से पहले जो टेस्ट होगा वो सब मिलेगा। मतलब 10 12 20 फुल लेंथ टेस्ट लगभग हमारी कराने की योजना है, वो सब मिलेगी। तो पीडीएफ नोट्स, क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड अगर आपको करना है तो यू शुड ज्वाइन आरोहण बैच फॉर यूपी SSC लोअर पीसीएस। आरोहण बैच में अगर आप डिस्काउंट के साथ कूपन लगाएंगे, इस समय तो 2500 रुपया फीस है ना। तो इसको आप ध्यान रखें, और इस तरीके से इसमें पूरा गुणवत्तापूर्ण रिकॉर्डेड वीडियो है, करंट अफेयर्स के मासिक वीडियो आपको मिलेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक्स के पीवाईक्यू वीडियो भी मिलेंगे, नियमित टेलीग्राम टेस्ट भी इसमें आपको मिलेगा। बहुत शानदार तरीके से वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में आप इस आरोहण को ज्वाइन कर सकते हैं, जो ना सिर्फ आपको पूरी कक्षाएं प्रदान करेगा, पीडीएफ नोट्स इत्यादि भी मिलेंगे। आपको लगता है जी मास्टर पढ़ बहुत लिए, इवन नहीं पढ़ना, हमें तो तुम क्वेश्चन सॉल्व करा दो, तो हमने आपके प्रश्नों को सॉल्व कराने के लिए भी एक बड़ी
टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की है जिसमें 130 कितने 130 सेक्शनल टेस्ट आपको दिए जाएंगे। 25-25 प्रश्न के 130 सेक्शनल टेस्ट प्लस 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे 100 प्रश्नों के। कुल मिला के 5250 प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। कितने 5250 प्रश्न। ये ना सिर्फ प्रश्नों की प्रैक्टिस होगी, इनके आंसर शीट भी आपको मिलेगी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ। तो ये सब अगर आप चाहते हैं तो इसकी फीस और कम है, 700 रुपए में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, है ना। 13 अप्रैल से ये प्रारंभ हो रहा है, तो 13 अप्रैल से पहले ज्वाइन कर लो, वरना ये फीस 50% की छूट हम खत्म भी कर सकते हैं। बच्चे बढ़ जाएंगे, हम खत्म कर देंगे। हमारा एक निश्चित है कि इतने बालकों को ही हमें टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है। तो आप चाहें तो इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। ये सबसे अच्छा ऑप्शन टेस्ट सीरीज है डिकोड एग्जाम की आपके पास, जिसमें 5250 प्रश्नों की प्रैक्टिस वाली कोई टेस्ट सीरीज आपको नहीं देगा। और इतने शानदार लेवल के प्रश्न हमने इसमें बनाए हैं कि आप जब स्वयं देखेंगे तो अनुभव करेंगे कि हाँ वास्तव में ये अच्छा कंटेंट है, वास्तविक रूप से हम इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ये हमने प्रॉपर उसका बनाया है कि यूनिट वाइज, भाग 1 की जो यूनिट है 5-5 प्रश्न है, लेकिन हम कितने कितने टेस्ट देंगे, तो ऐसे हर प्रॉपर सब कुछ डिवाइडेड है। फुल प्लानिंग के साथ आपको इसमें सेवाएं प्रदान की जाएंगी। चलिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, देख रहे हो कोई पेपर छोड़ा ही ना, सब में पूछ लिया भाई, एक आध तो पेपर छोड़ लेते, लाला किसी में न छोड़ा, सब में पूछा है। तो राजकीय पक्षी कौन है? मोर है क्या? ना, सारस या क्रोंच जो है, सारस या क्रोंच जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अब देखो सब दिया है। राजकीय पशु बारहसिंगा या दलदली हिरन, दलदली हिरन भी आपको लिखा मिल सकता है, दूसरी प्रायोरिटी आप उसको दोगे। सारस या क्रोंच है, राजकीय वृक्ष अशोक है, पुष्प पलाश या टेसु कहीं लिखा मिल सकता है, ये है। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त, उसमें यूं करके 2 धाराएं आ रही हैं नदियों की, 2 मछलियां हैं, यहां धनुष और बाण है। तो एक वृत्त, 2 मछली, 1 तीर, 1 धनुष। ठीक है, इस प्रकार का उत्तर प्रदेश का राजकीय है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? देखो यहां समझो, देखो गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल है लगभग 1500 किलोमीटर स्क्वायर। इससे भी छोटा एक है संत रविदास नगर। संत रविदास नगर का क्षेत्रफल कितना है? शायद 1400 समथिंग है, 1400 समथिंग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी अप्रोक्स है ना। तो इन सब में देखो संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, गौतम बुद्ध नगर, एक संत रविदास नगर है, सिद्धार्थ नगर है। ये ऐसे 4-5 महापुरुषों के नाम पे इनकी क्रोनोलॉजी भी आपसे लगाने को पूछी जाती है। तो अगर रविदास नगर नहीं दिया है, संत रविदास सबसे छोटा जनपद है। वैसे सबसे छोटा हापुड़ है, लेकिन इन सब में पूछ ले तो संत रविदास है। लेकिन संत रविदास नहीं दिया है तो गौतम बुद्ध नगर है सबसे छोटा। अब देखो यहां संत रविदास नहीं दिया है, कबीर और अंबेडकर नगर दिए हैं, तो गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा होगा। ध्यान रखना जो बता रहा हूं, संत रविदास है ना, संत शिरोमणि माने जाते हैं रविदास, वो भी वही मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना, वही वाले रविदास जी हैं। तो वो सबसे छोटा जनपद है उनके नाम पे जो है। और गौतम बुद्ध नगर भी छोटा है लेकिन इससे बड़ा है। तो देखो अभी अंबेडकर नगर काफी बड़ा है, कानपुर नगर तो बड़ा है ही है। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा जो है वो 1442 एग्जैक्ट है। मैंने आपको 1500 बता दिया, 1442 एग्जैक्ट है। ठीक है, फिर कबीर नगर तो 1600 है ही है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना भी, इससे 1-2 सवाल और आएंगे। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद, तो सबसे अधिक आपको पता है खीरी। अब ये पुराना सवाल है 4 का, तो खीरी के साथ हापुड़ तब तक नहीं बनाता, इसलिए रविदास नगर दिया है ना। रविदास नगर 1100 है, मैं शायद 1400 बोला, अभी देख लेंगे आगे। हापुड़ यहां होगा, सबसे छोटा हापुड़ है, 660 किलोमीटर स्क्वायर एग्जैक्ट इसका क्षेत्रफल है। तो सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़। ठीक है, चलिए तो देखो हापुड़ है। भदोही जो संत रविदास नगर है, जिसको भदोही भी बोलते हैं, वो 1015 वर्ग किलोमीटर है। तो हमने क्या देखा, गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा है वो 1400 कुछ किलोमीटर है। संत रविदास नगर जो है वो दूसरे नंबर का छोटा है, वो कितना है, 1000 समथिंग वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद हापुड़ है, इन्होंने दे दिया। ठीक है, चलो उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो उत्तर प्रदेश से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा छू रही है? अमेरिका है ना। अमेरिका से मुझे याद आ गया, जब मैं एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहा था, मेरी प्राइवेट फॉर्म में मैंने किया है। अब वहां बाइवा होता है सेकंड सेमेस्टर में या सेकंड ईयर में, मान के चलिए। तो बाइवा में हमारे आगे एक भाई साहब थे, उन्होंने पूछा जी क्या पढ़ के आए हो पॉलिटिकल साइंस? बोले सब कुछ पढ़ के आए हैं। बोले भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताओ। तो उसने कहा एक तो पाकिस्तान है, दूसरे नंबर पर बोला सर जापान है, तो बोले जापान तो नहीं है। तीसरे नंबर पर बोला सर अमेरिका है, बोले जल्दी से उठ,
बाहर निकल। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग भी पढ़ाई करते, फिर कहते जी हमें रोजगार ना, जी हम तो पढ़े लिखे बेरोजगार हो गए ही, पढ़ोगे नहीं तमीज तो बेरोजगार तो रहोगे ही। खैर, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? तो उत्तर प्रदेश का एक ही अंतरराष्ट्रीय देश है जिससे सीमा रेखा साझा करता है, वो है नेपाल। तो नेपाल में बाबा पाले थे हमने, बाबा पाला, सबसे पहले पाला, कौन पाला? श्री बाबा महाराज को पाला। नाम क्या था बाबा महाराज का? सिद्धार्थ। देखो, बाबा पाला था तो बलरामपुर है, पाला था पीलीभूत है, श्री बाबा थे वो थे बस्ती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो सीमा रेखा साझा नहीं करता है, बस्ती तो और नीचे आ जाता है। ठीक है, तो 7 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ, ये हमने याद कर ही रखे हैं। आगे चलते हैं, ये हमने देख लिया। और बस्ती कहां जाएगा? यहां बलरामपुर और सिद्धार्थनगर के नीचे आ जाएगा बस्ती। एक इनका ना क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है, एक सवाल और देख लो, अभी आगे आएगा ही वैसे तो। देखो, सबसे उत्तर से दक्षिण पूछते हैं। सबसे ऊपर है सिद्धार्थनगर, फिर है संत कबीर नगर, फिर है अंबेडकर नगर और फिर है संत रविदास नगर। और गौतम बुद्ध नगर तो अलग इधर है, ये नोएडा है, इससे कोई मतलब नहीं है। इन 4 की क्रोनोलॉजी पूछते हैं ऊपर से नीचे, तो तुम्हें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो, याद रखो, संत रविदास नगर जो है ना वो सबसे नीचे है क्योंकि सबसे छोटा है, इन सब में सबसे छोटा है इसलिए सबसे नीचे है। याद रहेगी बात। अब आ जाओ, जिस क्रोनोलॉजी में ये महान संत आए हैं ना ऊपर से, सबसे पहले कौन आए? सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध आए थे। सबसे मतलब सिद्धार्थ मान लो, बुद्ध से कंफ्यूज मत करो। सिद्धार्थ आए थे ना सबसे पहले, तो सबसे ऊपर कौन है? सिद्धार्थ नगर है। उसके बाद बाबा कबीर आए थे तो कबीर हैं, और उसके बाद बाबा अंबेडकर आए थे तो अंबेडकर हैं। उसी क्रोनोलॉजी में है जिस क्रोनोलॉजी में इनका आगमन हुआ। सबसे पहले सिद्धार्थ आए थे, सिद्धार्थ सबसे ऊपर है। फिर कौन आया था सर? सिद्धार्थ के बाद आए थे कबीर क्रोनोलॉजी में, तो कबीर दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे अंबेडकर है। क्योंकि रविदास नगर सबसे छोटा है इसलिए रविदास नगर और नीचे है। तो इनकी क्रोनोलॉजी आपसे खूब पूछी गई है, 2-3 बार पूछा गया है, एक बार का सवाल तो इसमें है। ये ऊपर से नीचे का क्रम भी इनका पूछा गया है। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में उत्तरांचल हरियाणा और हिमाचल के साथ सीमा रेखा बनाता है, एक ही जनपद है जो बनाता है। कौन सर? सोनभद्र, मुजफ्फरनगर नहीं, सहारनपुर। सोनभद्र 4 के साथ बनाता है। कौन कौन? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। 4 जनपद, 4 राज्यों के साथ जनपद सीमा रेखा साझा करता है सोनभद्र, और 3 के साथ करता है सहारनपुर। आगे चलते हैं, ये कह दिया सहारनपुर की काष्ठकला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। खैर, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जनपद कौन सा था? सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र, सबसे पश्चिमी शामली और सबसे पूर्वी डलिया है जी, बलिया। बलिया और डलिया। तो सबसे, भाई बुरा मत मान लेना कोई बलिया वाले, याद कराने के लिए बता रहा हूं। तो सबसे पूर्वी कौन है? सबसे पूर्वी शहर है बलिया। बिल्कुल ऐसे नोक सी बाहर निकली हुई है, पिछले वाले मैप में देखो, ये जो नोक सी बाहर निकली हुई है ना, ये डलिया, जैसे डलिया होती है ना ऊपर को उठी हुई, ऐसे ये ऊपर को उठा हुआ है तो सबसे बाहर चला गया है। तो बलिया जो है सबसे पूर्वी जनपद उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित जिलों को भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही, जब आरोही कहे तो मानो छोटे से बड़ा, अवरोही कहे तो बड़े से छोटा। अब आरोही यानी छोटे से बड़ा। अब देखो, इनमें सबसे छोटा तुम्हें पता है जी, गौतम बुद्ध नगर। मास्टर बहुत छोटा, कितना 1400 वर्ग किलोमीटर तो है कुल। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, यही बचा, यही सबसे छोटा होगा। कौन? गौतम बुद्ध नगर। अब इनमें से किसी में संत रविदास नगर होता, हापुड़ होता, तो उन्हें और पहले लगा ले। तो इनको कंफ्यूजन मत हो ना, हापुड़ से बड़ा है रविदास नगर, रविदास नगर से बड़ा है गौतम बुद्ध नगर। तो इस हिसाब से इनको ध्यान रखना। कई बार कंफ्यूजिंग सवाल आया है तो आप परेशान ना हो, इसलिए मैंने इनका पूरी तरह से क्लियरेंस आपके दिमाग को दे दिया। ठीक है, तो देखो गौतम बुद्ध नगर 1442 है और वो 1000 कुछ था। ठीक है, बाकी तो ये बड़े बड़े हैं। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सर बाबूजी की पुड़िया है, हापुड़ है। और हापुड़ ना है तो मैं क्या लगाऊंगा? बनारस भी बहुत छोटा है। बनारस जनपद कितना छोटा है? यो भी 1535 है। लेकिन अब ध्यान करो, गौतम बुद्ध नगर से बड़ा है ना, गौतम बुद्ध नगर 1400 कुछ था। तो देखो क्रोनोलॉजी में याद रखना, सबसे छोटा हापुड़ है, हापुड़ से कुछ बड़ा रविदास नगर है, रविदास नगर से कुछ बड़ा क्या है? गौतम बुद्ध नगर है, और उससे कुछ बड़ा क्या है? बनारस है। बनारस बहुत छोटा सा जनपद है, मैप पे देख लो, ये पड़ता है बनारस। कहां गया? ओ भाई ऐसे खो गए क्या? उन्नाव, लखनऊ, अमेठी, जौनपुर, बनारस। ये जौनपुर के नीचे पड़ता है बनारस, छोटा सा जगह है बनारस। ठीक है, रविदास नगर के बगल में पड़ता है बनारस। ठीक, चलिए
अब देखो वो आ गया सवाल, उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम क्या है? तो मास्टर ने क्या बताया, सबसे पहले कौन आए थे? सिद्धार्थ। देखो सिद्धार्थ कहां है? सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ के बाद कौन आए? कबीर आए। कबीर के बाद अंबेडकर आए और फिर रविदास, तो क्योंकि सबसे छोटे हैं इसलिए सबसे नीचे हैं। सबसे बढ़िया क्रोनोलॉजी हो गई ये, मैप के हिसाब से देख लो। देखो भाई सबसे पहले कौन आए? सर सिद्धार्थ आए तो सिद्धार्थ नगर, फिर कबीर बाबा आए कबीर नगर, फिर अंबेडकर बाबा आए अंबेडकर नगर और फिर रविदास जी आए रविदास नगर। तो महापुरुषों के नाम के 4 जनपद जो हैं वो उसी क्रोनोलॉजी में है जिस क्रोनोलॉजी में वो धरती पर आए। और इधर जो एक है वो गौतम बुद्ध नगर अलग है ही है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो हमने बताया हापुड़ है। हापुड़ नहीं दिया है तो संत रविदास नगर होगा। संत रविदास नगर भी ना दिया हुआ होता तो कुछ और होता। हम देख के लगाएंगे, डटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, सही आंसर लगाएंगे। गौतम बुद्ध नगर होता अगर ये भी ना होता तो। ठीक है, चलो तो ध्यान रखोगे संत रविदास नगर, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो रविदास नगर या भदोही लिखा हो सकता है 1400, और इसके बाद कौन सा था? बनारस था। बनारस कितना था? 1500 था। 1500 के अप्रोक्स स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, हाथरस भी 1800 के आसपास है, तो ये ध्यान रखोगे। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नंबर है? तो टोटल एरिया का अभी हम पढ़ के आए 7.33% जो है क्षेत्रफल हम घेरते हैं। 7.33% क्षेत्रफल घेरते हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा स्थान कौन सा है? 4th रैंक हमारी है, 4था नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? राजस्थान है। ठीक है, चलिए तो उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व पश्चिम इसकी लंबाई 650, उत्तर दक्षिण इसकी लंबाई 240। अच्छा फैक्ट है, ध्यान रखना। मतलब कह रहे हैं ऐसे ऐसे 650 है, ऐसे ऐसे 250 है, मोटा मोटा याद रखना। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 240 928 है। यह कभी भी पूछा जा सकता है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत राजस्थान प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय, महाराष्ट्र तृतीय, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सर लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा कौन सा है? लाली दीवार से खोपड़ा टेक के पढ़ आगे को आ जाओ। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है सर हापुड़। आपने याद करा दिया, लखीमपुर खीरी और हापुड़। ठीक है, 72 में का आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, ये पूरी डिटेल दी है। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? अभी याद करें 8 राज्य, दोबारा मास्टर के साथ जरा दोहराओ तो। सर उत्तराखंड है, तुम मेरे साथ साथ दोहरा रहे हो तो समझ लो कि तुम पक्के चेले बन गए हो। उत्तराखंड है, हिमाचल है, हरियाणा है, राजस्थान है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। जरा एक बार सबके साथ राज्य तो याद करो कितने कितने। नेपाल हमारा साथी है, 7 राज्य हैं। उत्तराखंड हमारा साथी है, 7 राज्य हैं। हिमाचल के साथ 1 राज्य है। हरियाणा के लोग 6 फीट के होते हैं, 6 राज्य है। राजस्थान के साथ मथुरा, आगरा 2 राज्य हैं और मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है, 11 राज्य हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड के साथ 1-1 राज्य है। बिहार हमारा साथी है, उसके साथ 7 जिले हैं। मैं राज्य बोल रहा हूं बार बार, जिले हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य है? राजस्थान है सर। 2 जिले फॉलो होते हैं, पश्चिम बंगाल है ही नहीं, पंजाब है ही नहीं, आंध्र प्रदेश है ही नहीं। अच्छा कौन है ये पूछ रहा है, तो राजस्थान ही बचता है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए। पूरी डिटेल दी है, हमें क्या मतलब इस डिटेल का। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से समर्पित है? तो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड है वो आप देखोगे नीचे की तरफ 2 मंडल हैं, जो इस मैप में आपको लाल कलर के 2 मंडल, लाल और हरे वाले 2 मंडल दिखाई दे रहे हैं। वो दोनों मंडल हैं जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का एरिया कहलाता है। थोड़े से मध्य प्रदेश के जनपद भी आ जाते हैं। तो एक तो ये झांसी मंडल है। झांसी मंडल में 3 जिले हैं, जालौन, झांसी, ललितपुर। फिर दूसरा मंडल पर जाता है चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल में 4 जिले हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। तो महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, तो ऐसे 7 जनपद ये टोटल हैं जो आपके बुंदेलखंड में शामिल हैं। कई बार इससे सवाल पूछा गया है। झांसी और चित्रकूट मंडल याद रखोगे, जैसे ही झांसी याद रखोगे वैसे ही तुम झांसी, जालौन, ललितपुर तीनों याद रखोगे। झांसी, जालौन ऊपर है, जालौन, झांसी, ललितपुर। और जैसे ही बांदा या चित्रकूट मंडल याद रखोगे तो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ये 7 जनपद जो हैं वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया में आते हैं। हमसे क्या सवाल पूछा है? बुंदेलखंड से संबंधित फतेहपुर कोई मतलब नहीं, महोबा होगा, जौनपुर कोई मतलब नहीं, श्रावस्ती तो ऊपर है, नेपाल के साथ सीमा रेखा साझा कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी महोबा जो है वो बुंदेलखंड के अंतर्गत आएगा। और महोबा किस में है? चित्रकूट मंडल में है। तो 2 मंडल याद रखोगे, झांसी मंडल और चित्रकूट। दोबारा जरा जिले तो दोहराओ, झांसी में जालौन, झांसी, ललितपुर, और चित्रकूट में हमीरपुर, बांदा, महोबा और जो है चित्रकूट, ये 4 जनपद। तो टोटल 7 जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो बुंदेलखंड के एरिया में आते हैं। ठीक, चलिए ये हमने देख लिया।
निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा साझा करता है? तो एक ही मात्र देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा साझा करता है, दैट इज नेपाल। टोटल 7 जनपद उत्तर प्रदेश के हैं। कौन से? हमने पाला मतलब पीलीभीत, ला से ललित, लखीमपुर खीरी, और किसको पाला? श्री बाबा महाराज को। तो श्री से श्रावस्ती, बहराइच बलरामपुर, बाबा हो गया, महाराज महाराजागंज, और उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थनगर। टोटल 7 जनपद हैं जो नेपाल के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? तो ये शामली है इसका आंसर। ये तब करंट अफेयर्स का सवाल था। ठीक है, तो टोटल जो एनसीआर में उत्तर प्रदेश के जिले हैं वो 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8 जिले। एनसीआर क्या है? एनसीआर दिल्ली का क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलते हैं उसको, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर। एनसीआर में ये सवाल आपसे अलग से भी पूछा जाता है, कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के? 8 जिले हैं। कंफ्यूज मत होना, ठाठ है उन लोगों की जो एनसीआर में आ गए हैं। हर चीज महंगी महंगी मिलती है, दिल्ली का रेट आ जाता है, तो क्या है? ठाठ है उन लोगों के। मतलब 8 जनपद हैं। बताओ याद रहेगा कि नहीं मास्टर? इसीलिए तो मैं तुम्हारी क्लास में आता हूं कि तुम याद करा देते हो, तो याद हो जाए तो एक कमेंट भी कर जाओ भाई। ठीक है, ऑफलाइन में करके जाना, लाइव देख रहे हो तो मत करना, कर देना तब भी, ऑफलाइन में भी कर देना। वर्तमान रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया है। 8 जनपद हैं। कौन कौन से? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, ये एनसीआर में शामिल है। अब देखो कहां कहां है, तो शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। ये जो ग्रीन वाला और ये हल्का सा ये वाला जो दिया है, ये 8 जनपद हैं जो आपके एनसीआर में शामिल हैं। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ये सब 8 जनपद जो हैं ये यहां से चिपके हुए, ये एनसीआर का हिस्सा है, एनसीआर में शामिल है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? अभी बता देंगे सर, मास्टर बार बार कह रहा था कि नेपाल वाला सवाल कई बार पूछा है। देखो तो नेपाल की गोरखपुर नहीं, बलिया नहीं, बलिया तो बिहार के साथ लगता है। महाराज बाबा श्री महाराज पाले थे, और बस्ती नहीं, श्रावस्ती की सीमा लगती है, नॉट बस्ती। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखो कितनी बार सवाल पूछा गया है। नेपाल के साथ सीमा रेखा साझा करने का विशेष प्रेम है इस आयोग को, बार बार सवाल पूछा गया है, बार बार सवाल पूछा गया है, इसीलिए नेपाल वाले जिले मैंने आपको याद करा दिए थे। ठीक है, चलिए कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कब किया गया? 24 जनवरी 1950। इसी 24 जनवरी को यूपी दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और अभी एक फैक्ट मैंने याद कराया था, कब से शुरू हुआ है? 2018 से शुरू हुआ है यूपी दिवस मनाया जाना। ठीक, 2018 से यूपी दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के? गोविंद वल्लभ पंत साहब थे। ठीक, चलिए उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पशु कौन है? कितनी बार सवाल पूछा गया है। पशु पूछ लेगा तो क्या लगाओगे? लाल पांडा लगाओगे क्या? नहीं, 12 सिंगा लगाओगे या दलदल का मृग, 12 सिंगा या दलदली हिरन आपसे लिखा मिल सकता है। और पक्षी पूछ ले तो सारस या क्रौंच, पुष्प पूछ ले तो पलाश या टेसु, वृक्ष पूछ ले तो अशोक। ठीक, चलो तो ये बहुत सरल सवाल है, बार बार पूछे गए हैं, है ना। देखो राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू। याद करो पिछली क्लास मैंने बताया था उर्दू को कब अपनाया गया? 1989 में दूसरी राजभाषा के रूप में अपनाया गया। राजकीय चिन्ह क्या है? 2 मछली और तीर धनुष। कहां से लिया? रूमी दरवाजे से। किसने बनवाया? आसफुद्दौला अवध के नवाब। कब बनवाया? 1784। कहां स्थित है? लखनऊ। ठीक, चलो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेसु। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रौंच। बार बार आ रहा है, हम बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वो शहर स्थित है? 1-2 सवाल बचे हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो डेली का हमारा यही है, 40-50 मिनट पढ़ते हैं और आराम से 40-50 सवाल कर लेते हैं। देखो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे इनमें से कौन सा शहर है? बिठूर होगा। ठीक, राप्ती नदी के किनारे कौन सा है? गोरखपुर। राप्ती इसे याद कर लो, रेप्टा। ठीक है, गोरखपुर। गोमती नदी के किनारे जौनपुर। 3 शहर मैंने आपको गोमती नदी के किनारे याद कराए थे, जौनपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी। ठीक, तीनों को मत भूलना, और जौनपुर को तो विशेष करके मत भूलना, कई बार पूछा गया है। और सई नदी के किनारे कैसा क्या है? प्रतापगढ़। तो मैंने आपको याद कराया था भाई मारा प्रताप, ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया है जी। तो सई नदी के किनारे प्रतापगढ़। देखो मिलाओ, ए का क्या होगा? दूसरा। तो ए का दूसरा देखो किसमें? इसमें नहीं है, इसमें। ए का दूसरा। बी का क्या है? राप्ती का 4। बी का होगा 4। देखो बी का 4 इसमें है। सी का क्या है? 1। डी का क्या है? 3। देन ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गंगा नदी के किनारे बिठूर है, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है, गोमती के किनारे जौनपुर है, सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ है। ठीक, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? सर ऐसा सवाल पूछोगे क्या? 75 भाई, 2 बार आया, मैं क्या करूं? 75 जनपद
जनपद हैं, मंडल पूछ ले तो 18 हैं। ध्यान रखोगे ये बात, ठीक है। तो आज की आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि आपको मेरे से कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई सुझाव, कुछ भी देना है, दोस्त मित्र भाई किसी की भी तरह बात कर सकते हो, मतलब पूछ सकते हो। अगर समस्या है तो जबरिया मैसेज मत किया करो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे @shivam_shv27, टेलीग्राम पे @shivam_shv27 के नाम से मिल जाऊंगा, ये मेरी आईडी है। फेसबुक पर शिवम वार्ष्णेय के नाम से हूं, तो कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी समस्या दिक्कत हो पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, जबरदस्ती मैसेज नहीं करना है, ठीक है। चलिए, जब भी मुझे समय होता है मैं आपके प्रश्नों का, आपकी शंकाओं का समाधान करने का यथासंभव प्रयास करता हूं। कक्षा आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कर दिया करो, हाइप वाइप कर दिया करो, लाइक वाइक कर दिया करो, और क्लास को अपनी दोस्त सखा मित्र मंडलियों में साझा कर दो। तैयारी करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन जितना करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करोगे, अगर आपको 6-8 महीने से आप पिछले तैयारी कर रहे हैं तो आपने लगभग विषय एक बार पढ़ ही लिए होंगे। विषय पढ़ लिए, फिर उसके बाद प्रश्न प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होता है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करो, प्रश्नों की प्रैक्टिस करो, रिवीजन करते रहो, सिलेक्शन आराम से होगा, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।